संविधान नहीं रहता है तो सीरिया जैसा हाल भारत के अंदर हो जाए। बाबा साहब के जीवन काल की बात बोलना, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो बहुत कम होगा। उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था क्लास में बैठकर, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, समाज स्वीकृति नहीं दे रहा है। उन सब चीज़ों का उन्होंने खुद झेला कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हार नहीं मानी। वो चाहते तो वापस विदेश चले जाते, इसी हिंदुस्तान में रहे और इसी हिंदुस्तान को बदलने का बीड़ा उन्होंने उठाया। भारत का संविधान ऐसा संविधान है जो सिर्फ समानता की बात करता है। बाबा साहब हमारे लिए आदर्श है। ऐसे व्यक्ति की मूर्ति को आज के दौर में तोड़ा जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। जाति के आधार पर बलात्कार होते हैं, जाति के आधार पर उनका शोषण होता है। करा किसने? जी। जो लोग हैं वो तो कोई विशेष जाति के ना, कोई दलित, किसी उच्च जाति के गली से बारात भी नहीं निकाल सकते। और ये हालात बदलने का अगर कोई कारण है तो वो लोकतंत्र, ये संविधान ही है जिसकी वजह से हो रहा है ये। तो आपकी नज़र में संविधान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? संविधान इतना महत्वपूर्ण नहीं, संविधान ही सबसे महत्वपूर्ण है। झोपड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति भी उठ के और अपनी आवाज बुलंद कर सकता है, तो ये संविधान की ताकत है। हमारा सबसे पहला जो ग्रंथ है, धर्म से भी ऊपर है, वो मेरा संविधान है। जो मृत्यु के बाद भोज दिया जाता है उसका कुछ औचित्य नहीं है, उसको खत्म किया जाए। मैं बहुत छोटे से किसान परिवार से हूँ, खेती किसानी का हाल जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। तो इस साल के मैंने यूथ पार्लियामेंट में भाग लिया। सबसे ज़्यादा प्रेरित अगर किसी ने किया तो वो मेरे पिताजी हैं और मेरी दादी जी हैं। मुझे मेरे पापा की बात हमेशा याद आती है, चादर के बाहर पाँव अब नहीं पसारोगे तो बाहर की दुनिया का एहसास कैसे होगा। अगर चाहते हो मिट जाए अंधकार जीवन से तो सूरज के जैसा थोड़ा तो जलना होगा, क्योंकि कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिल जाती है। युवा एक आग की तरह होता है। चाहता हूँ कि देश के कोने कोने से युवा आए और वो इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाए। ये इश्क नहीं आशा, इतना ही समझ लीजिए, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक दिन में 2 दिन में यूथ पार्लियामेंट का विनर नहीं बना, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। भगत सिंह पे मेरी एक कविता है, उसकी मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। भरी जवानी में उसने फांसी का फंदा चूम लिया। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। मैं हूं संतोष शाक्य। साथियों, आज हमारे साथ एक युवा साथी हैं जिनके चेहरे से आप सभी लोग परिचित होंगे। हमने कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो चलाया था जिसे 4 मिलियन से अधिक लोगों ने देखा है, अर्थात 40 लाख लोगों ने देखा है। और युवा साथी जो है वो है धीरेन्द्र सिंह, जिन्होंने हिस्सा लिया था युवा संसद में। और युवा संसद में उनका जो भाषण था सर्वश्रेष्ठ भाषण के रूप में चयनित हुआ और सर्वश्रेष्ठ वक्ता का उन्हें पुरस्कार मिला। और ये जो पुरस्कार है उन्हें देश के लाखों युवाओं के बीच से एक कंपटीशन के माध्यम से मिला है। और ये कंपटीशन भारत सरकार के द्वारा आयोजित था। सभी जगह सारी विधानसभाओं में युवाओं को बुलाया गया और युवाओं ने वहां अपने विचार रखे। तो हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने ये जो भाषण दिया, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोला, देश की प्रगति के बारे में बोला, बहुत सारी बातें उन्होंने की। तो इन्हीं विषयों को लेकर हम उनसे डिटेल से बात करेंगे। तो धीरेन्द्र जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे आमंत्रित करने के लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोगों ने सबने आपका भाषण सुना, पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी बात को रखा, जोरदार तरीके से रखा। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप विजेता बनने के बाद? यकीनन बहुत ये खुशी का क्षण है मेरे लिए, क्योंकि जब जो भी ना पब्लिक स्पीकिंग के क्षेत्र में होता है या इस मंचीय क्षेत्र में होता है, तो उसका सपना होता है कहीं ना कहीं कि मैं एक ऐसे बड़े मुकाम पर पहुंचूं। अगर आज मैं वर्तमान हिंदुस्तान में बात करूं, अगर पब्लिक स्पीकिंग के क्षेत्र से, भाषण प्रतियोगिता के क्षेत्र से, तो हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ा मंच है। इससे बड़ा हिंदुस्तान के अंदर कोई मंच नहीं है। तो मेरा सपना था, मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीते थे, 500 से ज़्यादा स्टेज पे मैं गया हूँ, बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीते हैं, परंतु ये एक सपना था कि यूथ पार्लियामेंट को पार्टिसिपेट करना है, देश की सबसे बड़ी संसद में बोलना है, जो भारत की सबसे बड़ी विधानसभा है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा, वहाँ बोलना है। तो इस बार मुझे ये मौका मिला, मैं बोला, और ना कि बोला, सबसे पहले मैं विधानसभा के अंदर बोला उत्तर प्रदेश, वहां पर 240 बच्चों में से प्रथम स्थान पर रहा। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर गया, वहां पर 108 बच्चे आए थे, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ वक्ता का खिताब मुझे मिला। तो ये मेरा सपना था जो कि पूरा हुआ, तो बहुत खुशी हो रही है, परिवार भी बहुत खुश है। तो जब आप बोल रहे थे विधानसभा में और पार्लियामेंट में, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था, क्या फील कर रहे थे आप? मुझे उस समय लग रहा था कि ये सिर्फ धीरेन्द्र सिंह नहीं बात कर रहा है। जब मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बोल रहा था तो मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं बरेली का प्रतिनिधित्व कर रहा था, मेरा जनपद जो है बरेली है, तो मुझे लग रहा था कि मैं पूरे बरेली जिला के युवाओं की आवाज बन के बोल रहा हूँ। तो उस समय का अगर आप भाषण भी देखेंगे तो वो ऐसा लग रहा था मुझे,
लगता है कि माँ सरस्वती की कृपा थी कि वो बहुत अद्भुत भाषण था, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं, पूरा युवा बोल रहा था। और जब मैं दिल्ली गया तो वहाँ पर सिर्फ मैं नहीं, उत्तर प्रदेश की आवाज़ बन के बोल रहा था, तो बहुत गौरव महसूस हो रहा था कि मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से बात कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ अकेला धीरेन्द्र सिंह बात कर रहा है। तो जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में आपका भाषण था, उसकी शुरुआत आपने बाबा साहब अम्बेडकर के जो कठिन जीवन था उससे की। तो इसके क्या कारण थे? कैसे आपको ये मन में आया कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो कठिन परिस्थितियाँ थी, वहाँ से आपको भाषण शुरू करना चाहिए? जी, ये इसका जो विषय था, अगर मैं विधानसभा की बात करूँ तो उसका विषय था संविधान के 75 वर्षों की यात्रा, हमारे कर्तव्य और प्रगति। तो जब भी बात संविधान की आती है हिंदुस्तान के अंदर, तो सबसे पहला नाम जो हम सबके ज़हन में आता है, हम सबके मस्तिष्क में आता है, वो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम आता है। तो जब मैं भाषण लिख रहा था तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जिस व्यक्ति के नाम से संविधान जाना जाता है, जब बात संविधान की हो रही है, तो अपने भाषण की शुरुआत ही ऐसे महान व्यक्तित्व से की जाए। मैंने किसी किताब में भी पढ़ा था, जो मैंने कहानी कोट करी थी स्टार्टिंग में। मैंने पढ़ा था कि उन्हें कक्षा के बाहर खड़ा किया जाता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था क्लास में बैठकर, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो ये चीज़ बहुत मेरे को रोमांचित करती है, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हैं इस बात को कहते हुए। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है और यहाँ से ये बात मुझे कहनी चाहिए, तो मैंने अपने भाषण की शुरुआत यहाँ से करी। तो जैसे कि आपने बताया कि बाबा साहब की जो जीवन गाथा है वो आपको रोंगटे खड़े कर देती है। तो और कौन-सी चीज़ें थी बाबा साहब के जीवन परिचय में जो आपको लगता है, और कहाँ से आपने उनके बारे में पढ़ा? एक तो ये कहानी आपने बताई, और कहीं से भी आपने उनके बारे में पढ़ा, और क्या-क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? बहुत सारी मैंने किताबें भी पढ़ी हैं बाबा साहब के ऊपर, बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी हैं, चूँकि अभी इंटरनेट का ज़माना है, तो वीडियोज़ के माध्यम से भी बहुत जानकारी हमें मिलती है। हुँ, मैं अगर सिर्फ़ बाबा साहब के जीवन काल की बात करूँ, तो उसपे मुझे लगता है कि बोलना, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो वो बहुत कम होगा, जिनके ऊपर पीएचडी करी जा सकती है, पूरे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। हुँ, परंतु एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट करती है और मुझे लगता है ये हम सबको सोचने की आवश्यकता है, कि एक ऐसा नाम जो विदेश के अंदर पढ़ाई करके आया, पढ़ाई करने के बाद वो हिंदुस्तान में आकर, जब वो गुजरात आए थे तो लिटरली वो रो रहे थे वहाँ पर। मतलब इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उस व्यक्ति को समाज स्वीकृति नहीं दे रहा है। हम सोचो कि अगर हमारे गाँव से कोई बच्चा निकल के आज के दौर में विदेश पढ़ के आए या कहीं बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए, तो गाँव उसको एक सम्मान की नज़र से देखता है कि भई इसने कुछ हासिल किया है। डॉक्टर जी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर उस समय विदेश में पढ़ के आ रहे हैं, इतनी डिग्रियाँ लेके आ रहे हैं। डिग्रियाँ उनकी अगर हम सीवी खोल के देखेंगे ना इंटरनेट पे, तो हमारे हौचक्का-बौचक्का हो जाएँगे, इतनी डिग्रियाँ उन्होंने हासिल कर रखी हैं। और जब वो जी। हिंदुस्तान आए तो उनको वही छुआ-छूत अपेक्षा करी जा रही है, पानी नहीं पिया जाने दे रहा है, गली से नहीं निकल सकते। उन सब चीज़ों का उन्होंने खुद झेला, और जब वो सारी चीज़ें झेली, झेलने के बाद भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हार नहीं मानी। वो चाहते तो वापस विदेश चले जाते, वहाँ जाकर आराम से नौकरी कर सकते थे। बहुत लोगों ने किया आज़ादी के दौर में ऐसा, जी। परंतु नहीं, बाबा साहब यहीं पर रहे, इसी हिंदुस्तान में रहे और इसी हिंदुस्तान को बदलने का बीड़ा उन्होंने उठाया। और जब संविधान लिखा, सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि अगर आपके साथ में कोई ज़्यादती हो, कोई अत्याचार हो, तो हमारे मस्तिष्क में वो चीज़ ग्रह कर जाती है, जी। हम परेशान हो जाते हैं। और अगर हम कुछ इस तरह का निर्णय लें, तो हमारे अंदर वो बदले की भावना कहीं न कहीं अंदर रहती है और वो फिर निकल के आती है। जी। परंतु संविधान में, आज हम भारत का संविधान ऐसा संविधान है जो सिर्फ़ समानता की बात करता है, जो सबको एक साथ चलने की बात करता है, उसमें कहीं हीन भावना की बात नहीं है। तो वो व्यक्ति जो इतना सताया गया, उसके बावजूद भी उसने वो कुछ भी नहीं किया, उसने जो लिखा उसमें वो सब चीज़ झलक के ही नहीं आई। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना पेशेंस हो सकता है, शायद ही किसी के अंदर हो। ये चीज़ हमारे देश के युवाओं को समझने की है, और इसी चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है। जी, आज जैसे आपने बताया कि बहुत सारी बातें थी, उसके बाद भी उनमें हीन भावना नहीं आई। लेकिन आज भी आप समाज में देखते हैं, जहाँ अम्बेडकर की मूर्तियाँ लगी हैं, या उनके साथ जो बुद्ध की मूर्तियाँ लगी हैं, खासकर दलित बस्तियों में होती हैं, तो उनसे तोड़-फोड़ की जाती है, उनको तोड़ दिया जाता है। तो अभी भी 2-3 घटनाएँ पिछले 2-3 दिन में ही हुई हैं। तो आपको कैसा महसूस होता है, और क्या कारण आप उसका देखते हैं? मुझे बहुत बहुत दुख होता है। मैं सिंपल सा अगर आपको एक उदाहरण दूँ, जी। कि बाबा साहब हमारे लिए आदर्श हैं। अगर हमारे घर में सपोज़ करो हमारे दादाजी हैं या दादी जी हो, कोई भी हो, बुज़ुर्ग हो हमारे, उनकी घर में प्रतिमा लगी हो, मूर्ति लगी हो, उसको अगर कोई तोड़ के जाए, तो आप ज़रा देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि हमें कैसा लगेगा। जी। वही जब देश के अंदर जिन्होंने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया, सबसे बड़ा संविधान लिखा, ऐसे व्यक्ति की मूर्ति को आज के दौर में तोड़ा जा
रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसे अराजक तत्वों का मैं कभी भी समर्थन नहीं करता और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी सरकार निरंतर करती रहती है। जो भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है और मैं भी इस चीज की मांग करता हूं। अगर हमारे कहीं भी आसपास भी क्षेत्र में इस तरह की चीजें हो रही हैं तो हमको आवाज उठाने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डालने की आवश्यकता है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति हो, महात्मा गांधी जी की मूर्ति हो, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति हो, इस तरह की चीजें जो हरकतें करते हैं ये बेहद गलत है। जेएनयू के अंदर भी पिछले दिनों एक खबर आई थी, उसमें शायद मुझे याद नहीं है, स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति को तोड़ा गया था। ये बिल्कुल गलत है, मैं इसका कभी भी समर्थन नहीं करता। एक और चीज आती है, आपने कहा कि बाबा साहब समानता की बात करते थे और भेदभाव को खत्म करना चाहते थे, लेकिन आज भी जो कमजोर तबके हैं, खासकर दलित वंचित वर्ग हैं, उनकी जो महिलाएं, उनके साथ जाति के आधार पर बलात्कार होते हैं, जाति के आधार पर उनका शोषण होता है और अत्याचार भी होते हैं। बुरी स्थिति इस समय भी है। तो इस स्थिति को आप कैसे देखते हो, कैसे ये स्थिति बदलेगी? क्योंकि आपने एक संविधान की 75 वर्ष की यात्रा पे बात की है, लेकिन ये हालात नहीं बदले तो कैसे बदलेगी? नहीं, हालात, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि हालात नहीं बदले हैं। जी। हालात में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। जब हम 75 वर्षों के संविधान की यात्रा की बात करते हैं, तो एक वो दौर था जहाँ पर हम देखते थे कि कोई दलित किसी उच्च जाति के गली से बारात भी नहीं निकाल सकता था। जी। आज वही दलित देश का प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है। इससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, जी। अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो आप देख रहे हैं, अगर महिलाओं की बात कर रहे हैं आप दलितों की, तो दलित सबसे बड़ी कुर्सी पे देश की जाकर बैठ रहे हैं। तो हालात तो बदले हैं। इस समय, पहले ऐसा प्रावधान नहीं था और ये हालात बदलने का अगर कोई कारण है तो वो लोकतंत्र, ये संविधान ही है जिसकी वजह से हो रहा है। ये जो बलात्कार की बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं, वो मैं जितना मानता हूं कि बलात्कार की घटनाओं में हमको धर्म देखने की आवश्यकता नहीं है। हमको ये नहीं देखना है कि ये दलित के साथ हुआ है या ये हिंदू के किसी के साथ हुआ है, जाट के साथ हुआ है या किसी मुस्लिम के साथ हुआ है। बलात्कार अपने आप में एक अपराध है और अपराध का कोई धर्म नहीं होता। कई बार जाति के आधार पे होता है, जब गाँव में होता है, जैसे आपने कई घटनाएँ देखी, हाथरस की घटना देखी होगी, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो दलित जाति से इसलिए होता है। तो वो कैसे बदलेगा, उस पर मैं थोड़ा-सा आपका जानना चाह रहा हूँ? ये इसके लिए सब ऐसी घटनाओं में ना सबसे ज़्यादा मैं आपको जो बताऊँ, ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है कि हम सरकार को दोषी ठहरा देते हैं जी। सरकार इस पे कुछ करेगी तब ये बदलेगा। जो आपने मुद्दा उठाया कि जाति के आधार पर हुआ, करा किसने? जो लोग हैं वो तो कोई विशेष जाति के ना, तो ऐसे में जो जागरूकता फैलाने का काम है वो मेरे जैसे युवाओं का, इस देश के समस्त युवाओं का है। जो ऐसे आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, घृणित मानसिकता के लोग हैं, उन पर जाकर वो ठोस कदम उठाएं और उनके खिलाफ आवाज उठाएं और उनको समझाएं। समझाने से तो लोग मानते नहीं है। लाठी के भूत, बातों के भूत लातों से नहीं मानते, ये कहावत है। तो अगर ऐसी भी आवश्यकता पड़े तो ये कदम उठाए देश का युवा, तभी इस तरह के अपराध रुकेंगे। सिर्फ मैं कह लूं कि सरकार इस चीज की जिम्मेदार होगी, सरकार ये करेगी वो करेगी, सरकार के साथ साथ हमें भी कदम से कदम मिलाकर ऐसी चीजों के लिए जागरूक रहना पड़ेगा और समाज में हमें एकता के लिए काम करना पड़ेगा, तब जाके इस तरह के अपराध रुक सकते हैं। तो आपने संविधान की बात की है, संविधान के जो 75 वर्ष हैं उस पे आपने बात की। तो आपकी नज़र में संविधान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कौन-सी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि संविधान इतना महत्वपूर्ण है? मैं कहूँगा हिंदुस्तान के अंदर संविधान इतना महत्वपूर्ण नहीं, संविधान ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी बोला था कि जब हमारे जो लोकतंत्र की यात्रा है ना, वो बहुत लंबी यात्रा रही है। जब हम देखेंगे इतिहास के कुछ पृष्ठों को खंगालेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके साथ और भी बहुत सारे राष्ट्र आज़ाद हुए, चाहे पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, और भी बहुत सारे राष्ट्र आज़ाद हुए। आज हम वहां पर देखो, क्या पाकिस्तान के अंदर संविधान चलता है? नहीं चलता है। बांग्लादेश के अंदर अभी हाल आप देख सकते हैं, क्या हाल था, मूर्ति टूटने से ही देखो कितना बड़ा बवाल वहां पर हुआ था। और भी बहुत सारे कंट्रीज ले लो, सीरिया ले लो, ठीक है, और फैलिस्तीन ले लो, इन सब में जहां पर संविधान नहीं है वहां का आप हालात देख लीजिए, मासूम बच्चे तड़प रहे हैं वहां पर, शिक्षा के लिए बेकारी है, गरीबी है, भुखमरी है, इंसान को मारे जा रहा है क्योंकि वहां पर कोई संविधान नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। परंतु भारत के अंदर आज आप भी दलितों की बात कर सकते हो, कोई दलित गांव के अंतिम झोपड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति भी उठ के और अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। तो ये संविधान की ताकत है। कोई महलों में बैठा हुआ व्यक्ति भी आवाज बुलंद कर सकता है, ये संविधान की ताकत है। आप किसी को आंख दिखा के भी बात कर सकते हो कि ये गलत है, ये अपराध हो रहा है,
आप अपनी बात कर सकते हो। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम कुछ भी विषय पे बात कर सकते हैं। आप सवाल करने के लिए स्वतंत्र हैं, मैं जवाब देने के लिए स्वतंत्र हूँ। सरकारें काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, हम सरकारों से सवाल करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम सत्ताओं से आंख मिलाकर बात कर सकते हैं, ये क्यों नहीं हुआ, कैसे होगा, इस सब का पॉलिसी मेकिंग में हम हाथ बढ़ा सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की देन है तो संविधान की देन है भारत के अंदर। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारा सबसे पहला जो ग्रंथ है, धर्म से भी ऊपर है, वो मेरा संविधान है। मैंने बहुत अच्छी लाइन भी कही थी कि वहां पर पाकिस्तान के अंदर उन्होंने धर्म को संविधान माना है, हमने संविधान को ही पहला धर्म माना है। इसीलिए संविधान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि पाकिस्तान ने ये माना है और हमने संविधान को ही धर्म माना है, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। एक और सवाल है मेरा, आज लगातार विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव जी हो, विपक्ष के सारे नेता कह रहे हैं। तो अगर आपको लगता है क्या संविधान खतरे में है, अगर संविधान नहीं रहता है तो क्या हालात होंगे, क्या लगता है आपको? सिंपल, मैंने अभी बताया, अगर संविधान नहीं रहता है तो सीरिया जैसा हाल भारत के अंदर हो जाएगा। तो आपको संविधान नहीं लगता है रहता है, संविधान कोई भी खतरे में? नहीं, मुझे तो किसी भी क्षण नहीं लगता कि भारत का संविधान खतरे में, और ना भारत का संविधान कभी खतरे में हो सकता है। कौन से संविधान के खतरे की आप बात कर रहे हैं? अभी जब हाल ही में चुनाव हुआ लोकसभा का, मैंने तो देखा कि ये संविधान की कितनी बड़ी खूबसूरती है कि इस बार पहला चुनाव ऐसा था जिसमें विपक्ष भी लड्डू बांट रहा था और पक्ष भी लड्डू बांट रहा था। तो ये संविधान की खूबसूरती है। अगर संविधान खतरे में होता तो विपक्ष तो रहता ही नहीं, विपक्ष तो ये कह ही नहीं पाता कि संविधान खतरे में है, सारा विपक्ष जेल में होता। देखो, आंख से आंख मिलाकर विपक्ष सवाल कर रहा है। अभी वक्फ बोर्ड आया, वक्फ का जो बिल आया, उसमें हमने देखा किस तरह से विपक्ष ने अपनी आवाज बुलंद करी, जो उनके मुद्दे हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। अगर संविधान खतरे में होता, क्या उन्हें अधिकार होता कि सुप्रीम कोर्ट तक वो जा पाते? तो मुझे नहीं लगता कि भारत का संविधान कभी खतरे में है और ना ही कभी होगा। तो आप राहुल गांधी जी से, अखिलेश यादव जी से सहमत नहीं है? हाँ, मैं मतलब कुछ ये कहना कि इनसे सहमत हूँ या नहीं हूँ, वो तो व्यक्तिगत मामला है, परंतु मैं सिर्फ मुद्दों की बात कर रहा हूँ। एक और सवाल है, आरक्षण को लेके भारत में बहुत चर्चा होती है और बाबा साहब ने इसे पिछड़े, दलित, कमजोर वर्गों की हिस्सेदारी के लिए आरक्षण दिया था। कई बार कहा जाता है आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। तो आरक्षण को लेके आप क्या सोचते हैं, क्योंकि ये बहुत ही चर्चा का विषय रहता है? बिल्कुल, आरक्षण के लिए मैं हमेशा से एक बात सोचता हूँ, जो और ये कहा भी जाता है कि सबसे बड़ी बात ये कहा जाती है कि साहब आरक्षण को खत्म कर दो, इसको आर्थिक आधार पर करिए, आप जाति के आधार पर मत करिए। तो अगर जाति के आधार पर नहीं होगा तो आप फिर ये सुनिश्चित कर दीजिए कि भारत के अंदर जाति के आधार पर कोई भेदभाव ही नहीं है, ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। तब तो ये संभव है। आरक्षण की भारत के लिए जरूरत है और तब तक जरूरत रहेगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सपोज करो आप और मैं एक रेस में दौड़ रहे हैं, हम दोनों को दौड़ाया गया, आपका एक पैर तोड़ दिया गया और कहा 100 मीटर की दौड़ है जी। दौड़ तो 100 मीटर की है, यानी कि एग्जाम तो आईएएस का ही निकालना है, काम सेम है, पहुंचना मंजिल पे है। और आपका एक पैर टूटा हुआ है। टूटा हुआ का मतलब क्या है कि आप गांव के छप्परों में बैठ के लालटेन के नीचे पड़ रहे हो। आज भी आपने ऐसे देश के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज भी सड़कें नहीं देखी हैं। आप ट्राइबल उधर चले जाइए साउथ की तरफ, बहुत जहां पर क्या कहते हैं उसको, मतलब झारखंड के आगे उड़ीसा जो मान उड़ीसा तरफ में, जी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सड़कें नहीं देखी है, वो है। तो ऐसे में अगर मैं आपका पैर तोड़ दूं और आपसे कहूं कि आप मेरे बराबर दौड़िए और इस रेस को पार करिए, तो आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर सबको समान शिक्षा मिल रही होगी, अगर हर किसी का बच्चा अफोर्ड करता है कि आईआईटी में पढ़ पा रहा है या वो सबसे महंगी फीस आईआईएम में दे पा रहा है, तब तो आप ठीक है उसके लिए कह देंगे। परंतु एक तैयारी कर रहा है किसी गांव में बैठकर और एक तैयारी कर रहा है दिल्ली के मुखर्जी नगर में, उसको शायद मुखर्जी नगर नसीब भी नहीं है, तो फिर उसके लिए आप ये कह दें कि नहीं आरक्षण तो जी खत्म कर दीजिए, तो नहीं, आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। आप सबसे पहले उसके दोनों पैर इसके पैर के मजबूत करिए, तब आप आरक्षण खत्म करने की बात कर सकते हैं। आपने एक बात और कही कि जातीय भेदभाव जब तक खत्म नहीं हुआ आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी हम थोड़े से आपके विचार जानना चाहेंगे कि जो जातीय भेदभाव भारत में है उसे हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं, आपका उसमें क्या सोचना है? बिल्कुल, इससे पहले जो मैं अगर बात बताऊं, सबसे पहले ये ना समय के साथ चीजें बदलती हैं और बदलते दौर में इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो हमारे समाज सुधारकों की है। समाज सुधारकों का मेरा जो मानने है वो ये कि खासकर अभी मैं क्योंकि युवा हूं तो मैं युवाओं के हवाले से बात करूंगा। तो इसमें युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक दौर वो था
जिस दौर में सती प्रथा चलती थी इसी देश के अंदर, जी। वो खत्म हुई। एक दौर दहेज प्रथा का अभी भी बना हुआ है, परंतु बहुत हद तक उस पे लोग जागरूक हुए हैं और अब दहेज प्रथा पे खुल के बात की जाती है कि ये एक कुप्रथा है। ठीक है, ऐसे ही एक दो और कुप्रथा है। जैसे अभी मैं अगर अपनी समाज की बात करूं, मैं पिछले दिनों एक सम्मेलन में था, तो वहां पर समाज ने एक बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी कि जो मृत्यु के बाद भोज दिया जाता है उसका कुछ औचित्य नहीं है, उसको जी। खत्म किया जाए। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं वो बदलते दौर में हमारे देश के युवाओं को, जो समाज सुधारक लोग हैं, उनको लेने पड़ेंगे, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, तो इस चीज को बहुत आराम से हल्के-हल्के खत्म किया जा सकता है और बहुत हद तक हमने इस पे सफलता पाई है। आज एआई का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो यकीनन इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। मैं आपको इसका बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ। जी। जब आप गाँव से निकलकर शहरों में जाएँगे ना, बड़े-बड़े शहरों में, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी में, लिटरली वहाँ पर लोगों को ढंग से अपनी जाति नहीं पता होती है। उनको जी। नहीं पता है कि किसके बगल में वो बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि उनको बचपन से वो चीज़ नहीं सिखाई गई है। तो हमें हमारे देश के युवाओं को वो चीज़ अभी से डेवलप करनी पड़ेगी, तो ये हल्के-हल्के खत्म हो जाएगा। ये तो हमने आपसे बात की, संविधान की जो यात्रा थी, आपका भाषण था। अब हम आपके बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं कि आपकी अपनी यात्रा क्या है? आपने पढ़ाई कहाँ की और आप एक वक्ता कैसे बने? मैं बहुत छोटे से किसान परिवार से हूँ। मेरे हुँ। पिताजी किसानी करते हैं। जी। मेरा कोई भी पृष्ठभूमि राजनीति से जुड़ी हुई नहीं है। हुँ। मेरे पिताजी एकदम खेती, किसानी और वहीं से मैं निकल के मैंने 12th किया। 12th करने के बाद में फिर मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया। जी। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में किया। जी। उसको करने के लिए भी मेरे पिताजी ने जान झोंक दी थी अपनी, क्योंकि खेती किसानी का हाल जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। जी। और या तो बहुत ज़्यादा खेती हो, तो ऐसा भी नहीं है। तो एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, किसान का बेटा हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं। हुँ। तो उन्होंने मुझे बहुत मेहनत लगा के पढ़ाया, बीटेक कराया। बीटेक करने के बाद में कॉम्पिटिशन होते हैं बहुत सारे, तो मैंने भी कॉम्पिटिशन में भाग लिया जिसको हम बोलते हैं एआईयू होता है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ कि जैसे सीबीएसई स्कूल होते हैं, तो हुँ। सीबीएसई रेगुलेट करता है सारे स्कूल्स को। जी। ऐसे ही एआईयू भारत की सभी यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करता है। तो मुझे सौभाग्य मिला, क्योंकि मैंने पंजाब से पढ़ाई करी थी बीटेक की, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। जी। तो वहाँ से मुझे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से अपॉर्च्युनिटी मिली कि मैं एआईयू में जाके अपनी जो वक्तव्य कला है उसको दिखाऊँ। तो जब मैंने वहाँ पर गया, दिखाया, तो मैं वहाँ पर पूरे भारत में फर्स्ट आया। तो उसके बाद से क्या हुआ कि मेरी अगली डिग्री मुझे फ्री में कॉलेज ने कहा कि आपको रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ हम देते हैं। 15 लाख की डिग्री है वो। हुँ। तो फिर मैंने बीटेक के बाद में एमबीए भी कर लिया। एमबीए करा और एमबीए करने के बाद में मैं अभी जॉब वगैरह, ये मार्केटिंग, इस सब फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा, यहीं से मेरा सफ़र चलता रहा, तो इस साल के मैंने यूथ पार्लियामेंट में भाग लिया और देश के, उत्तर प्रदेश के युवाओं की आवाज़ बनने का मौका मिला और मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में भी मैं कुछ आगे बढ़ता रहूँगा, यहीं रुकूँगा नहीं, आगे कुछ ना कुछ करूँगा ज़रूर। आपने बताया कि आपके पिता एक सामान्य किसान हैं और सामान्य किसान परिवार से आप आते हैं। तो और कौन-कौन सी कठिनाइयाँ आईं आपको पढ़ाई के दौरान? फाइनेंशियल दिक्कतें आईं या कौन-सी दिक्कतें आईं? और परिवार में कौन ऐसा था जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए? सबसे ज़्यादा प्रेरित अगर किसी ने किया तो वो मेरे पिताजी हैं, जी। मैं आपको बता दूँ, और मेरी दादी जी हैं। मेरी दादी जी बिल्कुल भी पढ़ी-लिखी नहीं हैं, मगर मेरी दादी ने, हम 4 भाई-बहन हैं, जी। हम चारों को बाहर शहर में रह के पढ़ाया चारों को। वो ओके। इतने अच्छे से खुद नहीं पढ़ी हैं, परंतु वो एजुकेशन की इतनी वैल्यू समझती हैं कि वो, सोचो, घर छोड़ के एक ऐसा व्यक्ति जो बूढ़ा है, गाँव में उसको कम्फर्ट ज़ोन रहता है, खुली हवा है, और वो शहर में एक बंद कमरे में रह के हमको पढ़ाया, खाना बना के खिलाना, ये सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत प्रेरित करती थी कि दादी देखो हमको सुबह उठा रही है, टाइम पे हमको खाना दे रही है, स्कूल जाना है, ये सब करना है। दूसरी चीज़, मेरे पिताजी मुझसे हमेशा एक बात कहा करते थे कि बेटा, एक कहावत है कि कभी भी पाँव जो है वो चादर से बाहर नहीं पसारने चाहिए। मुझे मेरे पापा की बात हमेशा याद आती है। पापा मेरे पढ़े-लिखे नहीं है, ना उन्होंने कहीं सुना है, ना कुछ पढ़ा है। उसके बावजूद भी वो मुझसे ये कहते थे कि अगर चादर के बाहर पाँव आप नहीं पसारोगे, तो बाहर की दुनिया का एहसास कैसे होगा? और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुझे गाँव से पंजाब पढ़ने भेजा। और तो वो चीज़ उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया और मैं, लगता है कि उनका नाम रोशन तो कर ही रहा हूँ। और कौन-कौन सी परेशानियाँ थी जो आपको पढ़ाई के दौरान या जीवन के दौरान आईं? और कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो, जो आपको प्रेरणा देती हो और युवाओं को भी प्रेरणा दे? परेशानियाँ तो बहुत सारी आईं। मेरे को लगता है कि
किसी दिन उस पे तो पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत सारे आए, चूंकि किसान परिवार से हैं। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पिताजी कोई सर्विसमैन है जो महीने के 50,000 1 लाख क्रेडिट हो जाते हैं। जी, तो पढ़ाई के दौरान भी दिक्कतें, फीस वगैरह की, ये सब होती रही, परंतु मुझे सबका बहुत सपोर्ट रहा। वो मैंने कभी उस तरफ देखा ही नहीं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैंने हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही देखा, जो पीछे छूटा उसको छोड़ ही दिया। आगे कैसे बढ़ना है ये देखा मैंने, कि कोई परेशानी है तो है, उसको ओवरकम कैसे करना है, इस चीज़ पे मैंने हमेशा विश्वास किया। और मेरा हमेशा से ये रहा कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कोई नहीं, अभी ये दिक्कत है, ये खत्म हो जाए उसके बाद उसको अगली चीज़ करते हैं ना। जो करना है अभी करना है, इन्हीं हालातों में करना है। जमी बंजर सही, जल यहीं से निकलेगा, शेर भी है। मेरी मेरी 4 पंक्तियां भी ये कि मंजिल दूर नहीं है भाई, बस तुमको चलना होगा, संघर्षों के दुर्गम पथ पर तुमको बस ढलना होगा। अगर चाहते हो मिट जाए अंधकार जीवन से, तो सूरज के जैसा थोड़ा तो जलना होगा। तो मैं जलता रहा और आगे बढ़ता रहा। हाँ, आप एक कवि भी हैं, जो मैं बताना भूल गया था जब मैं आपके सोशल मीडिया देख रहा था। आप कविताएं भी सुनाते हैं, तो लास्ट में हम आपकी कोई कविता भी सुनेंगे अच्छी। अगला सवाल मेरा ये है कि आप सर्वश्रेष्ठ वक्ता जो बने हैं, तो उसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा उसका श्रेय किसे जाता है? एक नाम नहीं है इसमें, जी। ये सबसे बड़ी बात है। कोई एक नाम नहीं है। सर्वश्रेष्ठ वक्ता बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। मेरी मेहनत भी बहुत है, मेरे परिवार का भी है, मेरे गुरुजनों का भी है, जिनसे मैंने सीखा। क्योंकि कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिल जाती है। हालांकि कंपटीशन 2 दिन में हुआ और मैं सर्वश्रेष्ठ वक्ता बन गया, परंतु इसकी जो यात्रा है पीछे की, वो बहुत लंबी रही है। पिछले 5-6 सालों की मेहनत है। मैं निरंतर 5-6 सालों से मंचों पे हूँ। जी। तो वो जो एक्सपीरियंस है, जो सीखा है मैंने सबसे, अपने बड़ों से, अपने सीनियर से, अपने गुरुजनों से, उस एक्सपीरियंस ने मुझे काम करा और मैं यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँच पाया। तो आज आप जैसे बोलते हैं तो एक नेता की तरह बोलते हैं, और एक नेता की तरह, मजे हुए नेता की तरह बोलते हैं, तो आपका आदर्श नेता कौन है और क्यों है? अब ये तो आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि मैं जी। नेता की तरह बोलता हूँ। ये तो खैर लोग ही बताएँगे, तो मुझे तो आपका नहीं आदर्श पता। नेता कौन है? मैं तो बस बोल लेता हूँ। मेरा वर्तमान समय में आदर्श नेता है, वो है जिस पे कंट्रोवर्सी हो जाए तो मुझे इससे फ़र्क नहीं है। परंतु मेरे जो आदर्श नेता हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जी। उसके पीछे रीज़न भी है, चलिए। क्योंकि मैंने बताया कि मैं बहुत सामान्य परिवार से आता हूँ, तो जब भी कोई हमको हमारे जैसा लगता है, तो वो बहुत मोटिवेट करता है। तो प्रधानमंत्री जी की अगर आप पृष्ठभूमि देखेंगे, तो वो भी बहुत सामान्य परिवार से आते हैं। और सामान्य परिवार से आके जो उनका संघर्ष भरा जीवन रहा है, उनके पिताजी, उनके दादाजी कोई राजनेता नहीं थे, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई उनकी पॉलिटिकल डायनेस्टी नहीं थी, वंशवाद की राजनीति उन्होंने नहीं करी। उन्होंने जो राजनीति करी, वो अपने दम पर और अपनी मेहनत के दम पर करी। उन्होंने चाय भी बेची, ये भी बहुत सारे लोगों ने बताया है। जी। तो वो इतने संघर्षों के बाद वो व्यक्ति आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की कमान को संभाले हुआ है। ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। इसीलिए मुझे लगता है कि वर्तमान समय में जो मेरे आदर्श नेता हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो आपको लगता है कि मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, वो भी एक संविधान की सफलता है? बिल्कुल, ये संविधान की ही खूबसूरती है जी। कि गुजरात के एक छोटे से जगह से उठकर पहले उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया, उसके बाद निरंतर मेहनत करते गए। अगर संविधान की सफलता नहीं होती, अगर सिर्फ वंशवाद की बात होती या राजाओं वाली कहानी चल रही होती यहाँ पे, तो फिर तो वही होता, राजा का बेटा राजा ही बनेगा। परंतु राजा वो बना जो हकदार है, ये डायलॉग भी है। जी। तो ये संविधान की ही खूबसूरती है। तो आपका भविष्य का सपना क्या है? आप क्या ड्रीम देखते हैं देश के लिए, अपने लिए, युवाओं के लिए? क्या ड्रीम है आपका? मेरा ड्रीम ये है कि मैं देश के युवाओं को, अगर मैं जितना कर पाऊँ, उनको एक सही मार्गदर्शन की ओर ले जाऊँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि युवा जो होता है, वो सबसे पहली बात तो एक सकारात्मक सोच होती है, और युवा एक आग की तरह होता है। आग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उस आग को एक सकारात्मक दिशा मिल जाए, तो वो इस देश को रोशन कर सकती है। परंतु अगर उसको एक नकारात्मक दिशा मिल जाए, तो वो इस देश की बस्तियों को जलाकर राख भी कर सकती है। तो मैं भी युवा हूँ, तो मेरा काम ये है, क्योंकि युवा संसद में भी जीता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना ये है कि देश के 1 लाख युवाओं को डायरेक्ट राजनीति से जोड़ना है, जिनकी कोई पृष्ठभूमि ना हो। तो मैं ये सोचूँगा, मैं ये काम करूँगा कि मैं भी उसमें अपनी भागीदारी दे पाऊँ और अपने
ये जो मेरी कला है, वक्तव्य कला है, इसके ज़रिए देश के युवाओं को मैं मोटिवेट कर पाऊँ या मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ उनके लिए जिससे जो मैं इस यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं उनके लिए भी ऐसे रास्ते खोलूँ जो गाँव से, देहात से कोई न कोई बच्चा ये भारत के सबसे बड़े मंच तक पहुँचे। इसके लिए मैं निरंतर काम करूँगा और मैं इसलिए भी काम करूँगा कि हमारा जो युवा है, वो सिर्फ़ नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। इसके लिए भी मेरा सपना है कि मैं इस चीज़ के लिए काम करूँ। आप नेता बनने के बारे में सोच रहे हैं क्या? क्योंकि आपने एक नेता की तरह बोला तो सांसद, विधायक इस पे आपका कोई सपना नहीं है? नहीं, वो तो ख़ैर भविष्य बताएगा, मैं उस पे तो कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता जी। कि नेता बनना है या नहीं बनना है। मुझे लगता है उसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है, वो भी इतना आसान नहीं है। हुँ। तो मेहनत करेंगे, बाकी तो देखते हैं क्या होता है भविष्य में। आपने युवा संसद में हिस्सा लिया है, बहुत सारे युवा होंगे जो आपने जिन्होंने आपका भाषण सुना, मुझे लगता है कि करोड़ों युवाओं ने सुना है। बिल्कुल। तो अगर वो लोग इस युवा संसद में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो क्या प्रक्रिया है? कैसे आपने हिस्सा लिया? उसकी क्या प्रोसेस है? ये मैं आपको बता दूँ, यूथ पार्लियामेंट इसका 2019 में शुरुआत हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही इसकी शुरुआत करी थी। आप देखो कि कितना कैसा विज़न है कि मतलब इससे पहले कोई इस तरह का मंच नहीं था जी। कि जहाँ पर देश का युवा आए और वो भारत की पार्लियामेंट में जाकर बोले, अपनी बात कहे। हुँ। तो ये 2019 में प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, वही विज़न के साथ में, क्योंकि 2047 का विकसित भारत का विज़न है। तो हुँ। उसमें भारत हमारा जो है सबसे मैं कहूँ यूथ वाला देश है, सबसे यंग आबादी वाला देश है। तो ऐसे में युवाओं की जो भूमिका है वो सबसे बड़ी है। तो ये प्लेटफ़ॉर्म का सीधा-सा सिंपल और सरल उद्देश्य है कि देश के युवाओं को राजनीति से कैसे न कैसे करके जोड़ा जाए, पॉलिसी मेकिंग में जोड़ा जाए, गवर्नेंस में जोड़ा जाए। तो उसमें एक पोर्टल है माई भारत, वहाँ पर इस बार की जो प्रक्रिया थी वो ये थी, तो वहाँ पर 1 मिनट का वीडियो बना के डालना था विकसित भारत पे। पूरे देश से तकरीबन 75,000 वीडियोज़ आए थे। उन 75,000 वीडियोज़ को सरकार ने अपने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया था, जिसके नोडल बना दिए थे। तो एक नोडल में 4 डिस्ट्रिक्ट थे लमसम, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ। तो उन 4 डिस्ट्रिक्टों में से तकरीबन 150 बच्चों की वीडियो सिलेक्ट करी गई। उन 150 बच्चों को डिस्ट्रिक्ट के अंदर बुलाया गया और वहाँ पर उच्च लेवल के आईएएस, पीसीएस लेवल के लोग एज़ अ जज बैठे। उन्होंने उन 150 या 100 बच्चों में से 10 को विधानसभा भेजा, 10 बच्चों को हर नोडल से। विधानसभा में उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँगा सिर्फ़, तो अकेले 240 बच्चे थे पूरे विधानसभा में, और भारत की सबसे बड़ी विधानसभा है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे थे। तो विधानसभा में 2 दिन तक ये कॉम्पिटिशन चला, जहाँ पे 240 बच्चा उस विधानसभा के अंदर खड़े होकर उन चेयर्स पे बैठ के बोला, जहाँ पर हमारे माननीय विधायकगण बैठते हैं, मंत्रीगण बैठते हैं। ये कितने हर्ष की बात है। आप वैसे कोई जो नॉर्मल व्यक्ति है वो शायद उन चेयर्स पे नहीं बैठ सकता। आप विधानसभा में घूमने तो जा सकते हैं, पीछे से बैठ के देख भी सकते हैं, मगर जिस पे मंत्रीगण, विधायकगण बैठ के बोलते हैं, वहाँ आप नहीं बोल सकते। तो आप देखो कि कितना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं को दिया। वो वहाँ पर गए, वहाँ पर बोले, और उन 240 में से 3 बच्चे सिलेक्ट होकर दिल्ली भेजा गया। तो ऐसे 3 हर राज्यों से आए। तो 3-3 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बच्चे आए, तकरीबन 105 108 बच्चे थे। उसमें से 4 बच्चे सिलेक्ट हुए, तो उसमें से मेरे को सर्वश्रेष्ठ वक्ता का खिताब मिला। तो आप में से भी कोई भी अगर भाग लेना चाहता है, तो ये हर साल कॉम्पिटिशन होता है। आप मेरे से भी जुड़ सकते हैं, मैं भी आपको गाइडेंस दूँगा। जैसे कि मैंने बताया कि मैं चाहता हूँ कि देश के कोने-कोने से युवा आए और वो इस प्लेटफ़ॉर्म का फ़ायदा उठाए और वो डायरेक्ट राजनीति से जुड़े, ना कि जुड़े काम करे, साथ में कदम से कदम मिलाकर चले। तो क्या आपका मैसेज और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को? आज की युवा पीढ़ी को तो मैं तो खुद ही युवा हूँ, ऐसे कोई मैं गुरु तो हूँ नहीं जो मैं मैसेज और ज्ञान दे दूँ। अब आप एक परंतु अच्छे वक्ता बन गए। परंतु मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि मुझे ना एक शेर बड़ा पसंद है, वो गाना भी है, शेर भी है, ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो इश्क का मतलब है कि जहाँ पर आपको पहुँचना है, आपकी जो आखिरी मोहब्बत है, आपको जो सफलता के सीढ़ियों तक पहुँचना है, वो है। और वो जो उसका जो रास्ता है वो बहुत कठिन है, वो एक आग की तरह है। तो आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। जो भी युवा मेरी बात सुन रहा है, जैसे मैंने बताया कि मैं 1 दिन में 2 दिन में यूथ पार्लियामेंट का विनर नहीं बना, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो अगर हम शॉर्टकट अपनाएँगे, हमें रातों-रात फ़ेम मिल जाए, हम रातों-रात फ़ेमस हो जाएँ, नेता बन जाएँ, ये पॉसिबल नहीं है। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें तपना पड़ेगा, आग में झुकना पड़ेगा, तब जाकर हम सफलता तक पहुँच पाएँगे। तो जितने भी मेरे युवा साथी मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सारे लोग दबा के मेहनत करें, कोई शॉर्टकट ना
अपनाएं। परंतु आजकल क्या हो गया ना कि ये इश्क नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है, कूद के जाना है। तो कूद के जाने वाली जो बात है वो हमें नहीं करनी है, हमको डूब के ही जाना है। और डूब के जाएंगे तो यकीनन हम सफलता को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर पाएंगे। अगर रातों रात कोई चीज़ मिलती है तो वो रातों रात खत्म भी हो जाती है। रानू मंडल को शायद अब नहीं पूछ रहा होगा कोई कहाँ है, बचपन का प्यार मेरे भूल नहीं जाना रे, वो लड़के को भी अब कोई नहीं पूछ रहा है कहाँ है। परंतु जिन लोगों ने 10 साल 8 साल लगा के मेहनत करके अपना पहचान बनाया है, उनको आज पूरी दुनिया पूछती है। शाहरुख खान को आज पूरी दुनिया मानती है। तो हमको मेहनत करके जाएंगे तो दुनिया हमें सलाम करेगी। आप कविताएं भी लिखते हैं और मैंने कहा था कि अंत में आपकी कोई कविता सुनेंगे, तो आप कुछ पंक्तियां जो आपकी सर्वश्रेष्ठ कविता हो, आपको लगता हो पहुंचनी चाहिए, वो जरूर सुनाएं। मेरी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जो कि हमारे युवाओं के जो आदर्श हैं वो भगत सिंह हैं। जी तो भगत सिंह पे मेरी एक कविता है, उसकी मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूँ जी कि हरियाली खेतों में जिसने बारूदों को बोया था, तेज समर में उसने कितने अपनों को खोया था, आंखों में जिसके प्रतिशोध का लहू दिखाई देता था, जिसके कानों में तलवारों का साज सुनाई देता था, जिसने अंग्रेजों के षड्यंत्रों का हर एक जर्रा घूम लिया, भरी जवानी में उसने फांसी का फंदा चूम लिया, तेज प्रताप और शौर्यवीर का एक अजब किरदार था वो, 23 वर्ष में शहीद हुआ, भगत सिंह सरदार था वो। तो दोस्तों आपने देखा, ये जो आज का हमारा इंटरव्यू है, शुरू हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर से और ख़त्म हो रहा है भगत सिंह पर। भगत सिंह जो हैं वो ये युवाओं के आइकन हैं, और युवा जब जोश में होता है तो भगत सिंह की ही बात करता है। तो आज जो हमारे युवा साथी हैं धीरेन्द्र सिंह जी, उन्होंने भी भगत सिंह की बात की है, और उन्होंने हमारे सारे सवालों के बहुत ही गहराई से, बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए। आगे भी हम उन्हें इनवाइट करेंगे, जब भी वो बरेली में रहेंगे तो हम उन्हें ज़रूर बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनके जो विचार हैं आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो धीरेन्द्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आमंत्रित किया। तो दोस्तों आप देखते रहिए इंडस्ट्री न्यूज़ टीवी। नमस्कार।